शॉर्ट टर्म मेमोरी। रूल नंबर 4, रिपीट टू रिमेंबर। आपकी मेमोरी आपको जिंदा रहने में मदद करती है। अगर आपका ब्रेन इस बात को याद नहीं रखेगा कि आपको खाने की किस चीज से एलर्जी है, तो आप वही चीज बार बार खाकर बीमार हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को शेप देते हैं और आपको लंबे समय तक जीने में मदद करते हैं। लेकिन असल में हमारी मेमोरी काम कैसे करती है? जर्मन रिसर्चर हरमन एबिंगहॉस ने खुद पर एक्सपेरिमेंट कर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने 2303 अल्फाबेट वाले बेतुके शब्द बनाए, जैसे ZUG, REN, TAZ, और उन्हें याद रखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एबिंगहॉस को एहसास हुआ कि मेमोरी की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। कुछ यादें बस कुछ पलों के लिए याद रहती हैं, जबकि कुछ जिंदगी भर के लिए याद रह जाती हैं। एबिंगहॉस ने बताया कि एक मेमोरी को लंबे समय तक याद रखने के लिए उन्हें बीच बीच में शब्दों को दोहराना पड़ता था। जितनी बार आप रिपीट करेंगे, वो मेमोरी उतने लंबे समय तक बनी रहेगी। एबिंगहॉस के काम के कारण इस सब्जेक्ट पर और भी स्टडी की गई। आप इस प्रिंसिपल को पढ़ाई करने में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, अगर आप उसे रोज रिपीट करते हैं तो। लेकिन अगर आप एग्जाम के ठीक पहले कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। एबिंगहॉस कहते हैं कि थोड़ी इंफॉर्मेशन को गैप देकर याद करना सब कुछ एक साथ याद करने से बेहतर होता है। यानी एक ही बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करने से ज्यादा असरदार ब्रेक लेकर छोटे छोटे पोर्शन को याद करना होता है। आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है? क्या आप बाइक चलाना जानते हैं? जब आप अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर को याद करने की कोशिश करते हैं तो आपने पिछली बार जब अपने कार्ड को देखा था या आखिरी बार जब अपना नंबर लिखा था, तो आप उस इमेज को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप कई सालों बाद दोबारा अपनी बाइक चलाते हैं, तब आप ऐसा नहीं करते। आप हर स्टेप याद नहीं करते, जैसे हैंडल को पकड़ना, सीट पर बैठना और पेडल पर पैर रखना आदि। आपको ये सब करने में ज्यादा सोचना या याद नहीं करना पड़ता। हम अवेयरनेस के होने या ना होने के बेसिस पर दो तरह की मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो होती है जिनके बारे में आप बता सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है या हम प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं। इस तरह की मेमोरी को अवेयरनेस की जरूरत होती है। दूसरी ओर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है, जो आप अपने आप यानी ऑटोमेटिकली करते हैं, जैसे जूते की रस्सी बांधना, अपने दांत ब्रश करना या बाइक चलाना। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मोटर स्किल्स हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस का हिस्सा नहीं होता है। हर सुबह आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी रूटीन का सारा काम करते हैं। आपको दांत ब्रश करने के लिए या जूते बांधने के लिए कुछ याद नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि अगर आपने कई सालों से बाइक नहीं चलाई है या गिटार नहीं बजाया है, तब भी आपके मसल्स को याद होगा कि उस काम को कैसे करना है। HM 9 साल के थे जब वो साइकिल से गिर गए थे। उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें बीच बीच में दौरे पड़ने लगे। उम्र बढ़ने के साथ उनकी हालत खराब होती जा रही थी। फिर एक समय ऐसा भी आया जब हफ्ते में एक बार HM बेहोश होकर गिरने लगे। 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो कोई भी काम करने में सक्षम नहीं रहे। यहाँ तक कि वो अपने घर में भी सेफ नहीं थे। उनकी इस हालत को देखकर उनका परिवार उन्हें एक नामी ग्रामी न्यूरोसर्जन विलियम स्कोविल के पास ले गए। स्कोविल ने बताया कि HM के ब्रेन में टेम्पोरल लोब प्रॉब्लम थी। ये हमारे दोनों कान के ऊपर ब्रेन का हिस्सा होता है। स्कोविल ने उसके ब्रेन के लेफ्ट और राइट टेम्पोरल लोब को निकाला। इससे HM के दौरे तो कम हो गए, लेकिन उसने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने की एबिलिटी खो दी थी। सर्जरी के बाद HM लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रख पाते थे। समय गुजरने के साथ एक वक्त ऐसा भी आया जब HM आईने में खुद को पहचान भी नहीं पाए। उनका चेहरा बूढ़ा हो गया था। ये सर्जरी के पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। HM को पता नहीं था कि उनकी उम्र कितनी थी। वो कोई भी नया नाम, चेहरा, गाना या शब्द याद नहीं रख पाते थे। उनकी मेमोरी इतनी कम हो गई थी कि किसी से मिलने के बाद अगर वो मुड़ जाते थे, तब भी वो शख्स को भूल जाते। HM सालों तक रिसर्च का सब्जेक्ट बने रहे। वो सभी साइंटिस्ट के साथ हंसमुख और मिलनसार तरीके से पेश आते। वो कभी किसी टेस्ट के कारण थके नहीं, क्योंकि उनके लिए हर एक्सपीरियंस नया था। 82 की उम्र में सांस की प्रॉब्लम की वजह से HM की मृत्यु हुई। लॉन्ग टर्म मेमोरी। रूल नंबर 5, रिमेंबर टू रिपीट।
जैसा कि नाम से पता चलता है, शॉर्ट टर्म की मेमोरी इतनी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। साइंटिस्ट एलन बैडले के अनुसार इसमें 3 फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहला है ऑडिटरी, दूसरा है विजुअल और तीसरा है एग्जीक्यूटिव। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ज्यादा सटीक शब्द वर्किंग मेमोरी है। ऑडिटरी फैक्टर हमारे द्वारा सुने गए शब्दों के लिए दिया गया है। विजुअल फैक्टर उस इमेज के लिए जिम्मेदार है जो हम देखते हैं और हमारे ब्रेन में उसकी पिक्चर बनाते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव शॉर्ट टर्म मेमोरी में सभी चीजों का ट्रैक बनाए रखता है। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। मिगेल नसडोर्फ जाने माने चेस प्लेयर थे। जब वे कंपटीशन के लिए अर्जेंटीना में थे तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। मिगेल के परिवार को बंदी बनाकर कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। इस उम्मीद के साथ कि वो दोबारा अपने परिवार से मिल पाएंगे, मिगेल ने 11 घंटे में चेस के 45 यानी कि 45 गेम खेले। उन्होंने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि उनके परिवार का कोई मेंबर उनके बारे में सुनकर उनका पता लगा सके। 11 घंटों तक बिना रुके चेस खेलना अपने आप में हैरान करने वाला था। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात थी, जो ये थी कि मिगेल आंखों पर पट्टी बांधकर ये सभी गेम खेल रहे थे। इस बात पर ध्यान दें कि गेम की शुरुआत में चेस के बोर्ड पर हर पीस के लिए एक जगह फिक्स होती है। मिगेल ने सबसे पहले ऑडियो फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए गेम खेला। जब सामने वाला प्लेयर अपनी चाल चल देता तो मिगेल उससे पूछते कि उसने कौन सा पीस बढ़ाया है और उसके हिसाब से अपनी चाल चलते। उसके बाद उन्होंने विजुअल फैक्टर का इस्तेमाल कर अपने ब्रेन में इमेज बनाई कि चेस बोर्ड पर हर पीस कैसे चलता है। इसीलिए वो आंखें बंद रखते हुए भी गेम आसानी से जीत सकते थे। अंत में मिगेल ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फैक्टर का इस्तेमाल एक गेम को दूसरे गेम से अलग करने के लिए किया। मतलब जब एक गेम खत्म हो जाता तो वो अपनी मेंटल इमेज को दोबारा गेम के शुरुआती सेटिंग पर सेट कर लेते। जैसा कि एबिंगहॉस ने कहा कि अगर आप बीच बीच में अपनी इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करेंगे और उसे दूसरे जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप जल्द ही उसके बारे में भूल जाएंगे। इस प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहा जाता है। इस तरह हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलते हैं। आसान शब्दों में कंसोलिडेशन का मतलब है रिपीट करना और जोड़ना। अगर आप सच में कुछ याद रखना चाहते हैं तो आपको उसे बार बार रिपीट करना होगा। इसका मंत्र है रिपीट करें और कनेक्ट करें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी बचपन की यादें भी उतनी सटीक नहीं है जितना आप सोचते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है आपकी मेमोरी में किसी भी घटना की डिटेल्स मिटने लगती हैं और इसीलिए ब्रेन नई बातें उस घटना में जोड़ने लगता है। आपका ब्रेन दुनिया में आपके द्वारा एक्सपीरियंस की गई हर इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ले लेता है। इसीलिए यह आपकी पुरानी यादों को नई यादों के साथ जोड़ने की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इससे ब्रेन को हर चीज का मतलब समझने में आसानी होती है। जैसे मान लीजिए कि 8 साल की उम्र में आपने बीच पर अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। 10 साल की उम्र तक आप उस दिन की डिटेल को बिल्कुल सटीक तरह से याद रख पाएंगे। हो सकता है कि आपने अपनी डायरी में उस दिन के बारे में लिखा भी हो। लेकिन अगर आप 30 साल बाद उस डायरी को पढ़ेंगे तो उस दिन की मेमोरी वैसी नहीं होगी जो डायरी लिखते वक्त थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके नए एक्सपीरियंस उस खुशनुमा मेमोरी पर अपना असर डालते हैं, जिस वजह से उसकी डिटेल मिटने लगती है। जिन बातों को हम बार बार याद नहीं करते वो बातें ब्रेन अपने आप डिलीट करने लगता है। स्लीप रूल नंबर 6, स्लीप वेल, थिंक वेल। अक्सर नींद की कमी की वजह से आप जो बदलाव महसूस करते हैं उस वजह से आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं और आप इसमें गलत नहीं हैं। स्टडी ने बार बार इस बात को साबित किया है कि नींद की कमी आपकी बॉडी को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। हम बिना रुके या बिना नींद लिए लगातार काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी में जागने और सोने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। जागना और सोना हमारे बॉडी के अंदर चल रही एक लड़ाई के रूप में बताया गया है। ये लड़ाई प्रोसेस सी और प्रोसेस एस के बीच में है। प्रोसेस सी उन हार्मोन्स और केमिकल से बना हुआ है जो आपको जगाए रखने का काम करते हैं। दूसरी ओर प्रोसेस एस उन हार्मोन्स और केमिकल से बना है जिनका काम है आपको सुलाना। इस लड़ाई में जो प्रोसेस ज्यादा हावी होता है उसके हारने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जितने लंबे समय तक जागते रहेंगे उतनी ही आपको ज्यादा नींद आने लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत थक चुकी होती है।
यहाँ तक कि दोपहर में झपकी लेना भी रिसर्च करने वालों के द्वारा हेल्दी माना गया है। झपकी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हैं या ज्यादा सो रहे हैं। हमारी बॉडी को बस कुछ देर आराम करने का मौका चाहिए, फिर चाहे वो कुछ मिनटों का ही क्यों ना हो। नासा द्वारा किए गए एक स्टडी से पता चला है कि 26 मिनट की झपकी लेने के बाद एक पायलट की परफॉर्मेंस 34% बढ़ गई थी। एक और स्टडी से पता चला कि 45 मिनट की झपकी लेने वाले स्टूडेंट्स की मेंटल प्रोसेसिंग काफी बढ़ गई थी। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। 1965 में 17 साल के रैंडी गार्नर ने फैसला किया कि वो अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए 11 दिनों तक लगातार जागता रहेगा। उसने इस अद्भुत काम को सिर्फ सच में करके ही नहीं दिखाया, बल्कि उसने उस साल सबसे लंबे समय तक नींद न लेने वाले इंसान के रूप में एक रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन इसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान रैंडी बहुत थका हुआ, चिड़चिड़ा और भुलक्कड़ जैसा बर्ताव करने लगा। उसमें अल्जाइमर जैसी बीमारी के लक्षण जैसे भ्रम, पागलपन और मेंटल कंफ्यूजन भी दिखाई देने लगे। रैंडी की बॉडी एक खराब हुई मशीन की तरह काम कर रही थी। अपने एक्सपेरिमेंट के आखिरी दिन उसकी उंगलियां कांपने लगी और वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। पूरी नींद लेना सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी नहीं होता। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, खुद को रिचार्ज करने का। पूरी नींद लेना हर उम्र के इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जब आपको एग्जाम के लिए पढ़ने की या किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करने की जरूरत होती है तो आपको बीच बीच में रेस्ट जरूर लेना चाहिए। झपकी लेने का मतलब आलसी होना नहीं होता, बल्कि यह आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये अद्भुत ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है और हमें अपने ही ब्रेन के बारे में लाजवाब लर्निंग्स देकर के जाती है। आपने इस बुक में ब्रेन के 6 रूल्स के बारे में सीखा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ब्रेन रूल नंबर 1 कहता है कि एक्सरसाइज न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटली फिट रखने में भी आपकी मदद करता है। यह आपको बेहद सुंदर तरीके से बढ़ती उम्र की ओर लेकर जाता है। ब्रेन रूल नंबर 2 ने आपको यह बताया कि समय के साथ आपका ब्रेन भी डेवलप होता रहा है, उसमें कई बदलाव आए हैं। इसने बदलते हुए वातावरण के अनुसार खुद को ढालते हुए आपको जिंदा रखने में मदद की है। ब्रेन रूल नंबर 3 ने आपके अटेंशन में मेमोरी, इंटरेस्ट और अवेयरनेस के प्रभाव के बारे में बताया। हम इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे कल्चर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हमारी समझ द्वारा समझा जाता है। ब्रेन रूल नंबर 4 ने आपको यह समझाया कि एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को याद करने के बजाय थोड़ा थोड़ा याद करना ज्यादा असरदार होता है। आपको बीच में ब्रेक लेने की और उस इंफॉर्मेशन को रिपीट करने की जरूरत है ताकि आप उसे याद रख सकें। ब्रेन रूल नंबर 5 ने आपको कंसोलिडेशन के बारे में सिखाया। रिपीट करना और कनेक्ट करना शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता है। ब्रेन रूल नंबर 6 ने आपको याद दिलाया कि नींद लेना कितना जरूरी होता है। यह आपको पहले से ज्यादा स्मार्ट और हेल्दी बनने में मदद करता है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। इसे एक्सरसाइज की जरूरत तो है, लेकिन साथ में रेस्ट की भी जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं ये रूल्स आपके माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला एक बेहतरीन सिस्टम है और देखा जाए तो ये अब तक का सबसे बेमिसाल और कॉम्प्लेक्स मशीन है जो कमाल भी करता है और कभी कभी हमें हैरान भी कर देता है। तो इसका अच्छे से ध्यान रखें और इसके अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें यकीन है कि इसकी पावर आपको चकित कर देगी। तो इस बार उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी समरी आपको जरूर और बेहद पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक देकर के आपकी राय